अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल के लिए क्लास रहेगी। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर टेक्निकल के एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके की अगर मैं बात करूं कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह से अग्निवीर जीडी या ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूं, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीके और जीएस का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स है वो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो जीके भी हम करेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए आप भी इस वीडियो को देखना ताकि आप भी अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओ। तो अगर मैं आज के इस वीडियो की बात करूं तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जीके के पोर्शन से 5 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद यहां पे हम केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स से 15 क्वेश्चंस करेंगे। दैट मीन टोटल हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आपको मैं टारगेट देता हूं कि कम से कम आपके 30 क्वेश्चन सही जाने चाहिए। तो अपना टारगेट नोट करते जाना। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना टारगेट मेंशन करना है कि क्या आपने 30 कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी तरह से देखना और अपना टारगेट अपने जहन में रखना, अपना टारगेट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या शो हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम खेली गई, आपको बताना है कि उस कॉमनवेल्थ गेम में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम खेली गई उसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 80 कंट्रीज, 72 कंट्रीज, 81 कंट्रीज या 24 कंट्रीज। तो अगर मैं बात करूं हमारे बी पार्ट की, दैट इज 72 कंट्रीज ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि कॉमनवेल्थ गेम कब खेली गई, 2022 में खेली गई। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बजरंग पुणे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है जो बजरंग पुणे है इसका संबंध किस खेल के साथ है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, खो खो या क्रिकेट। तो अगर मैं बात करूं रेसलिंग की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जो बजरंग पुणे है इसका संबंध किस खेल के साथ है, रेसलिंग के साथ इसका संबंध है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। तो चलिए बताइए निम्नलिखित में से सबसे पुरानी वेदा कौन सी है। सबसे ओल्डेस्ट वेदा आपसे पूछी गई है, समवेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं हमारे बी पार्ट की, दैट मीन ऋग्वेदा की अगर मैं बात करूं, इसे जो है ओल्डेस्ट वेदा कंसिडर किया जाता है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो अगर मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसे जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या आप लौह पुरुष कह सकते हो। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो चलिए बताइए दिल्ली की लोकेशन किस रिवर के किनारे पर है, यमुना, गोमती, इंडस या गंगा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं यमुना रिवर के किनारे है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सी रिएक्शन की पेयर है जो कि ऑलवेज इकट्ठे होती है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं हमारे सी पार्ट की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। दैट मीन न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो पेयर ऑफ रिएक्शन है ये ऑलवेज साइमल्टेनियसली होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट होता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ,
जब सोडियम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो प्रोसेस होती है, आपको बताना है ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना, ये किस टाइप की रिएक्शन है ये आपको बताना है। यहां पे अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन, डिसोलेशन, कॉम्बिनेशन या प्रेसिपिटेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहां पे ए पार्ट, दैट मीन डिसोलेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नहीं ए पार्ट डिसोलेशन नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन है। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट आर द सबस्टेंसेस पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है जो सबस्टेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है ना, रिवार्ड, रिड्यूसर, रिएक्टेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी कि जो भी यहाँ पे सबस्टेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, उन्हें जो है रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो चलिए बताइए रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये जो है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन कर्ड। तो आपको बताना है कर्ड में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या अदर एसिड। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं साइट्रिक एसिड की बात करूं तो साइट्रिक तो नहीं होगा क्योंकि ये खट्टी चीजों में देखने को मिलता है, यानी कि जो खट्टी चीजें होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं लैक्टिक एसिड की बात करूं तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो एसिड किस में देखने को मिलता है, कर्ड में देखने को मिलता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। तो चलिए बताइए विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैथोनिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं विनेगर की, तो विनेगर में जो है एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीएच वैल्यू ऑफ लीमन जूस इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपसे जो है लीमन जूस का पीएच वैल्यू पूछा गया है, 10, 2.2, 12 या 14। तो यहां पे अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं जूस की, तो वो क्या होता है, वो होता है 2.2, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच टाइप ऑफ माउथ वॉश शुड बी यूज्ड टू क्लीन माउथ सो दैट द टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। तो आपको पता है कि जब जो दांत है वो खराब होने लगते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए किस टाइप का माउथ वॉश जो है यूज करना चाहिए, इनमें से, ठीक है ना, एसिडिक टूथपेस्ट, अल्कलाइन टूथपेस्ट, नॉस्टैल्जिक टूथपेस्ट या ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे अगर मैं इस माउथ वॉश की बात करूं या टूथपेस्ट या आप कह सकते हो, तो वो कौन सा यूज किया जाता है, वो है अल्कलाइन टूथपेस्ट, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है। नोट डाउन कर लो, नॉन मेटल पूछा गया है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है, ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर या डायमंड। तो अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एसिड मेनली वन एटम इज प्रेजेंट विच रिएक्ट्स विद द
मेटल टू प्रोड्यूस गैस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो एसिड होता है उनमें मेनली एक एटम, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है जो कि रिएक्ट करता है मेटल के साथ गैस को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जो एसिड है उसमें मेनली एक एटम देखने को मिलता है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि रिएक्ट करता है मेटल के साथ, और वहां पे प्रोड्यूस क्या होता है, वहां पे प्रोड्यूस गैस होता है। तो आपको बताना है कि वो मेटल कौन सा है, क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या या वो अमोनिया एसिड है, आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं हाइड्रोजन की, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे इंडाइजेशन तो बीच बीच में होती रहती है, सबके साथ ये प्रोसेस होती रहती है। ये जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंडाइजेशन है बीच बीच में जो है फेस करना पड़ता है। तो इससे ठीक करने के लिए किस जो है मेडिसिन का यूज किया जाता है, ड्रग आप कह सकते हो, कौन सा ड्रग जो है इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, एनालाइजेसिक या एंटीसेप्टिक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एंटी एसिड की, ठीक है ना, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि जो इंडाइजेशन है ये ठीक हो पाए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो, कौन सा नहीं है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन, फूड पंच, ISN या कॉम्बिशन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन की, दैट मीन ए पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कर्ड लाइक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द साल्ट सॉल्यूशन, व्हाट रिएक्शन इज दिस। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। आपको बताना है कि जब देखिए एक टाइप का सबस्टेंस होता है जो जस्ट लाइक कर्ड होता है, ठीक है ना, वो सबस्टेंस जो है जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ये जो प्रोड्यूस होता है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है साल्ट सॉल्यूशन में। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है साल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पे एक सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो कि जस्ट लाइक कर्ड होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे किस नाम से जाना जाता है, जो रिएक्शन है इसे किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो नाम है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पे एक सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है जस्ट लाइक कर्ड। तो ये जो रिएक्शन है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कोरोजन। तो चलिए बताइए, जंक लगना, ठीक है ना, कोरोजन, जंक लगना, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। तो यहां पे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे करोगे, क्योंकि ये इसका जो है इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो चलिए बताइए टेलीस्कोप जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है ना, न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड या गैलीलियो। तो यहाँ पे अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं, इसकी इन्वेंशन जो है गैलीलियो के द्वारा की गई है, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन। तो चलिए बताइए एरोप्लेन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है जो एरोप्लेन की खोज है किसके द्वारा की गई है, राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई है, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे आपका नहीं लूंगा।
तो यहाँ पे आप में से जितने भी लोग अग्निवीर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेड्समैन या अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी अपनी टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है किसकी टेस्ट सीरीज है? अग्निवीर जीडी और ट्रेड्समैन की, और ये टेक्निकल की है, और ये नर्सिंग असिस्टेंट की। इन सभी टेस्ट सीरीज में आपको डेली एक एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। हर एक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और जीडी और ट्रेड्समैन के हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इनके साथ आपको ई बुक भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर मैं अग्निवीर जीडी और ट्रेड्समैन के ई बुक की बात करूं तो इसमें आपको 2500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज पर ओल्ड पेपर्स। और यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, इस ई बुक में आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट ई बुक है उसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये जो ई बुक है हर एक टेस्ट सीरीज में अपनी अपनी ई बुक आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, साथ ही साथ वहां पे आपको टेस्ट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इन टेस्ट्स की अगर मैं बात करूं, ये आपको केवल और केवल 99 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के बीच में मिलने वाले, यानी कि जो जीडी और ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज वो आपको केवल और केवल 99 रुपीज में मिलेगी, और जो टेस्ट सीरीज टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की है वो आपको 100 रुपीज में देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं इन ई बुक्स की, तो अगर आप ये ई बुक देखना चाहते हो तो ये है टेक्निकल की ई बुक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, कम से कम यहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन में 300 से 400 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो जीके का पोर्शन है उसमें भी 300 से 400 ज्यादा ही ज्यादा क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एक्यूरेट मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2000 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। ये ई बुक आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ प्रोवाइड करवाई जा रही है, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट की ई बुक की बात करूं तो ये भी बिल्कुल रेडी है। इसमें भी आपको फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा, केमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, साथ ही साथ बायोलॉजी का पोर्शन भी मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल लोएस्ट प्राइस के साथ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आपको धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहां से आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर के आइकन में इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाओगे केवल और केवल 99 रुपीज में। अब जिसको पता नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन किस तरह से करनी है, क्या कुछ करनी है, क्या कुछ झंझट है, वो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, जिसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है। तो वीडियो के एंड में उसको अच्छी तरह से देख लेना, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको कि किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे। तो चलिए ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड द मर्क्यूरी थर्मामीटर। तो आपको बताना जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई है, न्यूटन, फ़ारेनहाइट, पिस्टोल या गिलोली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी थर्मामीटर की, तो इसकी खोज जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा की गई है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a moving bus applies brake suddenly the passenger sitting in it move in the forward direction fall slow it can be explained by। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ी बहुत लिखने में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे मान लो कि किसी बस में, किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे पैसेंजर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। बस में हम बस के एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप मान लीजिए कि सडनली यहाँ पे ब्रेक लग जाती है। तो जो पैसेंजर होते हैं वो जब उनका जो झुकाव है वो आगे की तरफ जाएगा ना, यानी कि जब सडनली ब्रेक आएगी तो उनका इस तरह से झुकाव आ जाएगा। तो ये जो झुकाव आना है ये किस जो है यहाँ पे इनमें से किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, न्यूटन्स सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि ये जो बस में अगर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होंगे, फिर सडनली वो ब्रेक देगी और यहाँ पे सभी का झुकाव जो है आगे की तरफ जाएगा, तो ये जो है किस लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं बात करूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसे एक्सप्लेन करता है, यानी कि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये फिनोमेना जो है प्रोसेस में आ जाता है। आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो चलिए बताइए वाटर की डेंसिटी जो है
किस पॉइंट में मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो यहाँ पे जो है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छे। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई डू वी स्लिप ऑन मड रोड्स। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है जो कीचड़ पे जो हम स्लिप करते हैं, अगर अगर जो है कि कहीं पे कीचड़ होगा तो वहां पे जब बंदा चलने लगेगा तो उसके जो पैर है वो फिसल जाएंगे। तो ये क्यों फिसलते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, फिनोमेना क्या है, वो आपको बताना है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन या एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको ये नोट डाउन कर लेना, ये जो प्रोसेस होती है ना कि यानी कि क्या होता है जो मड पे जो है इंसान जो है फिसल जाता है, ये क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी फ्रिक्शन लूज कर देता है। ड्यू टू फ्रिक्शन, लैक ऑफ फ्रिक्शन ये होता है उसका फिसलना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रिक्शन। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना। और आपको ये पॉइंट भी याद रख लेना है कि जब इंसान दौड़ता है, कोई बंदा जब तेज दौड़ता है तो फिर वो रुक जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसके अंडर में वो कंट्रोल होता है कि वो रुक सकता है। तो ये भी जो है फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो अगर बंदा दौड़ता तो वो फिर रुक ही नहीं पाता। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, जो फिसलना है ये भी किसकी वजह से होता है, किसके कारण से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की खोज किसके द्वारा की गई, इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई है, तो रॉडोल्फ डीजल आपको याद ही रख लेना है। ए पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो यहां पे आपको बताना है कि ये किस लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, यानी किस लॉ के द्वारा ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में होगा, किसी पोजीशन में होगा, अगर वो रुका होगा, ठीक है ना, अगर किसी सपोज मान लीजिए मैं रुका हुआ हूं इस तरह से, तो जब तक मुझ में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो वो तब तक वो चीज नहीं हिलेगी। यानी कि अगर कोई भी चीज किसी भी पोजीशन में हो, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो अगर वो एक ही पोजीशन में रखे, अगर यहाँ पे पेन है, ठीक है ना, ये एक ही पोजीशन में है, तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक ये हिलेगी डुलेगी नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज हम मान के चले। तो ये किस लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, किस लॉ के द्वारा ये बताया गया है, ये आपको बताना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैं बात करूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो सबको ही पता है, ये तो सबको याद ही है। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो कि एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सबको पता ही होगा, बिल्कुल इसकी एग्जांपल दी जाती है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड, ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विमिंग इन वाटर इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बताइए ड्यू टू विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होना चाहिए। तो स्विमिंग जो तैरना है, ठीक है ना, तो ये किस लॉ की वजह से है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या ऑल ऑफ दीज। तो किस में एक्सप्लेन किया गया है, कहां पे ये बताया गया है, थर्ड लॉ, ठीक है ना, थर्ड लॉ जो मैंने आपको अभी बताया, इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होती है तो वहां से भी रिएक्शन आती है, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे लगा हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नहीं आखिरी क्वेश्चन नहीं है। नोबेल प्राइज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल हु डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लें, जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ये किसके किसके नाम से स्टार्ट हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से स्टार्ट हुआ है। तो इस अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था, एरोप्लेन, टेलीस्कोप, सेफ्टी लैंप या डायनामाइट। तो इसके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए हु इन्वेंटेड टेलीविजन। तो चलिए बताइए टेलीविजन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो जेल बैड होना चाहिए, तो बी यहाँ पे होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा,
ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? इजी सा क्वेश्चन है। रोंटिजन, यहाँ पे रोंटिजन होना चाहिए। तो रोंटिजन के द्वारा जो एक्सरे की खोज की गई है, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ओनली डज दिस स्टेटमेंट हुज। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी हमने अभी अभी किया, तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ये जो है न्यूटन के द्वारा जो है, जो न्यूटन का लॉ है उसी में जो है ये एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे और किस नाम से जाना जाता है? मॉडर्न लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे और भी ढेर सारे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोज से जो है बेनिफिट पहुंच सके। और हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज है इसे ज्वाइन करना ना भूले, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। यहाँ पे 99 रुपीज़ 100 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ई बुक भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप अच्छी तरह से बेनिफिट उठा पाओगे। ई बुक को पढ़ लो अच्छी तरह से, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद आपकी अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज ई बुक है इससे बेनिफिट उठाओ, बहुत ही लोएस्ट प्राइस के साथ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इससे बेनिफिट उठाना ना भूले। इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा के रखा है किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे, किस तरह से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, किस तरह से आपको पेमेंट मेथड करना है, ए टू जेड मैंने आपको समझा के रखा है। एक बार आप इस वीडियो को देख लो, जो कि आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, एक बार इसको देख लो। अदरवाइज वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, तो वहां पे आप देख के जो है इस वीडियो को भी वहां से देख सकते हो और टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इसे एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।